नया ट्रेंड देख के उसमें एकदम से नहीं कूद जाना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान ज़्यादा कराता है। अब सोना चांदी जिस तरह से चल गया और आप आज आप उसमें एंट्री लें ऑल ऑफ सडन, या फिर अगर मनी ही है इतना, वो फोमो ना आ जाए, तो जैसा अनुराग कह रहे हैं कि एक छोटे से अमाउंट के साथ एकदम बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करिए, और एक छोटे से। और ये बात सही है कि ये जो अभी का माहौल है ये आपको सिखाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में संतुलन हमेशा बना के रखना चाहिए। सारा पैसा एक जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं चलेगी। ये सीख तो हमें मिल रही है। अभिषेक, तो यहाँ पर अनुराग कह रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी से बचना है, लेकिन जो हमारी न्यू टेक कंपनीज हैं, ये सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स से जो बड़े हो चुके हैं, यूनिकॉर्न बन गए और अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, रिकमेंडेशन भी उनके बहुत आते हैं क्या? क्योंकि वो थोड़ा एक स्पेसिफिक सेक्टर है, बहुत ज्यादा वहां पर आपको खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या अगर निवेशक वहां थोड़ा कंसंट्रेट करे और वहां वैल्यू पिकिंग हो सकती है, तो एक अच्छी बेट होगी? देखिए विपिन जी, आई मीन असेट एलोकेशन के अंदर में देखिए आपके पास एक सेक्टर के ऊपर अगर आप ज्यादा बायस्ड होंगे, या लेट से आपने अपने ओवरऑल एलोकेशन में दो या तीन ही सेक्टर रखे हैं, तो फिर वो रिस्क जो आप लेके चलते हो कि कोई एक सेक्टर चलेगा और दूसरा नहीं चलेगा, वो काफी बड़ा होता है। सो हमेशा एक असेट की डाइवर्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सो इवन पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन। तो उस लिहाज से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बाकी सेक्टर्स को भी दिखना चाहिए। स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन कि आईटी के लिहाज से क्या दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद अनुराग का लार्जली जो कमेंट होगा वो इंडिया के जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं, हम शायद उधर रेफर कर रहे हैं, जो कि फिलहाल के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। पास्ट चैनल्स में भी मैंने सेम कही थी। और लार्जर इनोवेशन जो हम इंडिया में देख रहे हैं, जो स्टार्टअप की बात होती है, वो मोस्ट ऑफ द कंपनियां अब जाके लिस्टेड हो रही है, और वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू होता चला जा रहा है। सो मुझे लग रहा है कि हम कैचअप कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली। हमारी पोजीशन है जो हम चाहेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं एक लीड लें, बट उसके लिए अभी समय है। अगर हम कंपेयर यूएस एंड चाइना को एटलीस्ट कर रहे हैं फिलहाल, जैसे एआई की रेस में स्पेसिफिकली हम देखें, तो एटलीस्ट दोनों कंट्रियों के सामने अगर आप देखोगे तो क्लियर कट उनके पास एक विकल्प है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ पे अभी वो बन रहा है या बन चुका है, तो बट उससे स्केल होने में समय है। सो बहुत सारी चीजें अभी भी हम कैचअप कर रहे हैं, बट हाँ एक है कि इवॉल्व हो रहा है इकोसिस्टम हमारा। एंड गोइंग फॉरवर्ड देखिए, लार्जली तो टेक्नोलॉजी का बेस अब हर बिजनेस को अडॉप्ट करना है, और उसी पे काम होना है। आज ये वर्चुअल लेवल पे हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि जूम जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, या गूगल मीट जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसलिए ये हम साधन ला पा रहे हैं। एंड रीच जो है वो फास्टर हो गई। तो टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से आउट रखना ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ वॉट हमें लेना क्या है, वो डेफिनेटली मैटर करता है। और इंडियन आईटीज के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लार्ज कंपनीज में ये है कि दे आर सिटिंग विद वेरी लॉट ऑफ कैश। वहां हमें कोई भी पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। एंड ऐसी कोई एक्विजिशन भी हमने नहीं देखी है कि जिसे करके ये मार्केट हम जो है कुछ अलग अपकमिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जो फोकस करें वो जा रहा है। सो आई थिंक अभी भी हम थोड़े से पीछे ही चल रहे हैं। एंड जब तक कोई लीप फ्रॉग जंप हम नहीं मारेंगे, तब तक रियली ग्लोबल लेवल पे जो है हम उतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे। पहले वाले सेशन भी मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि अगर आप निवेडिया को देखेंगे और उनकी जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे, और वर्सेस आप कोई दूसरी इंडियन आईटी कंपनी जो उसी साइज में कहीं ट्रेड कर रही थी 5 साल पहले, तो बहुत मैसिव फर्क है। सो ये फर्क जो है वही दर्शाता है इनोवेशन का एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। और अभी हम थोड़े ट्रेंड में पीछे चल रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि ये हम जल्दी कैचअप करेंगे, और नजर वहां से नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, तो गुंजाइश बनती है कुल मिला के। फिर अभिषेक ये कह रहे हैं कि आप उस पर नज़र रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ अभी एक छोटी है, आगे आगे वो पौधा बड़ा पेड़ बन सकता है, लेकिन यू हैव टू वेट एंड वॉच। नज़र रखिए और उसमें सिलेक्टिव चीज़ें तो डेफिनेटली काम करेंगी। यहाँ पर अभय साहब, अक्सर हमारे जो निवेशक हैं जो हमसे सवाल पूछते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पैसा तो जो है वो मिड और स्मॉल कैप में ही बनता है, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा हाथ जलने का भी खतरा रहता है। तो इस साल में इस पर्टिकुलर जोन में कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं? अगर आपको मिड और स्मॉल में भी जाना है, तो वहां सिलेक्शन कैसे हो, किन चीज़ों पे नज़र रखें? मोटा मोटा सेक्टर्स पे हमारे बाकी मेहमान भी बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र कहाँ रहेगी? ये देखिए, आई थिंक अगेन जो पैनल में सारे मेंबर्स ने कही बड़ी इम्पोर्टेंट बात है दर्शकों के लिए समझना। जो एसेट एलोकेशन की बात बार बार कही गई कि देखिए हर एक ट्रेंड को फॉलो ना करें। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हर एक एसेट जो आपके पोर्टफोलियो में है वो अलग रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल लाता है।
तो उसको आप कैसे बैलेंस करें अपने फ़ायदे के लिए कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको 5 साल के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ रिटर्न चेज़ कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेट ज़्यादा करें। पर आपकी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको थोड़ा पैसा हो सकता है चाहिए हो या आप लिक्विडिटी चाहते हैं, मार्केट में भी रहना चाहते हैं, तो आपको लार्ज कैप में थोड़ा एलोकेशन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी प्राइस वॉलेटिलिटी कम होती है। और जैसा अनुराग कह रहे थे कि मार्केट में कभी भी वैल्यू और प्राइस सेम नहीं होते हैं और मिड और स्मॉल कैप में ये ज़्यादा देखा जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा पैसा आता है, पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और फिर एक समय आता है कि कोई मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं लेना चाहता है तो इतना लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक में भी 5-5 दिन लोअर सर्किट लगता है। तो ये देखा है, हमने हाल में ही देखा है, आप 2017 से लेके 2025 तक एनालिसिस करें, तो काफ़ी ऐसे हमने टाइम देखा है। मेरा पर्सनल बायस हमेशा स्मॉल और मिड कैप की तरफ रहा है बिकॉज़ मुझे लगता है कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और ये रिवॉर्ड करता है ऐसी कंपनीज़ को जो सस्टेनेबली ग्रो कर पा रही हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि कैसे 5,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बन जाती है 10-15 साल में और मल्टी बैगर्स वहीं से निकलते हैं। तो पर एट द सेम टाइम विपिन जी जैसा आपने कहा रिस्क है, रिस्क ये है कि प्राइस करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है स्मॉल और मिड कैप को। पर अगर मैं ये कहूँगा कि अगर इन्वेस्टर्स में एपेटाइट है कि वो मार्केट वॉलेटिलिटी से ना घबराएं, वैल्यू पे फोकस करें, तो मुझे लगता है कि मिड और स्मॉल कैप में डेफिनेटली बना रहना चाहिए। इंडिया में जो अगला 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनेगा, अभी हम समझिए अगर 5 ट्रिलियन पे है, जो अगला 5 ट्रिलियन बनेगा उसमें से काफ़ी कंट्रीब्यूशन ऐसी कंपनीज़ का होगा जो अभी मिड और स्मॉल कैप हैं। तो और सेक्टर्स भी दिख रहे हैं सामने जैसे ईएमएस इतना बड़ा सेक्टर है, ऑलरेडी इमर्ज हो रहा है, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स रही है पर और यहाँ से आगे रिटर्न बनेगी उसमें अगले 5 साल में ऐसी मेरी उम्मीद है पूरी। दूसरा जो सीडीएमओ सेक्टर है जहाँ पे हम एक जेनेरिक फार्मा में अभी तक एक्सपोर्ट पे फोकस करते आए हैं पर काफ़ी हमारी यंग कंपनीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इन सब स्पेसेस पे फोकस कर रही हैं। तो ये मुझे लगता है एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जो अभी स्मॉल कैप में है पर ये जल्दी ही अगले 3-4 साल में मिड कैप में बनेगा और फिर लार्ज कैप में तब्दील होगा। तो ये 2 स्पेस तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। तीसरा है डोमेस्टिक कंजम्पशन का एक सदाबहार वो तो है क्योंकि अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ जीडीपी जो है अगर हम जैसे टारगेट है 10 ट्रिलियन का जाने का, तो 10 ट्रिलियन पहुंचने के लिए कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन उसको बहुत कुछ ड्राइव करेगी। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लीडरशिप ले चुकी हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो देखने को बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मुझे तो लगता है विपिन जी कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज को, पर फिर मैं वही कहूंगा जो आपने बात कही कि प्राइस वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है फिर क्योंकि मार्केट तो रोज आके डराएगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई ट्वीट करेगा, कुछ न्यूज आएगी। पर एक इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 से 5 साल का कमिटमेंट रखना पड़ेगा। आप कमिटमेंट तोड़ेंगे तो फिर जैसे अनुराग ने कहा फिर नुकसान होगा, फिर डेफिनेटली नुकसान होगा। जी, ठीक है। तो ये कमिटेड रहने वाली बात है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मार्केट हो, अगर आप उसमें कमिटेड हैं तो आपको उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे, एक खुशी मिलेगी, एक बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा और एक बढ़िया मौका मिलेगा आपको अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का। तो चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो देखिए मार्केट में क्या स्ट्रेटजी हो, कहाँ निवेश करें, कैसे करें, कौन से सेक्टर्स देखें, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो आपके पोर्टफोलियो को प्लस या माइनस में रखने के लिए बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होती है कि आप कौन सी गलती ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ब्रेक के बाद अपने सभी मेहमानों से पूछेंगे कि ये जो दिवाली टू दिवाली कौन सी वो 1-2 चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, वो मिस्टेक से ही अगर आप बच गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विल बी थ्रू एंड थ्रू। एक छोटा ब्रेक के बाद